का वीडियो है प्लेटफॉर्म के न्यू बुक बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 में दिया हुआ टेस्ट सीरीज नंबर 6। इसमें 150 प्रश्न दिया गया है। पूरे प्रश्न को डिटेल सोल्यूशन किया गया है मैथ और रीजनिंग को, तो आप इसे अंत तक जरूर देखें, काफ़ी फायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीत लिया है। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी पंजाब ने। हॉकी पंजाब टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है। हॉकी पंजाब ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसे हराकर, तो हरियाणा से विजय होकर स्वर्ण पदक जीता है। और फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता है। अगला है दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने मध्य प्रदेश राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया। और हाल ही में दिसंबर 2023 में भी भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बैंकिंग सूचनाओं के आदान प्रदान करने पर एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर किया है। अगला है दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलुसिनेस। दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना। इसका मतलब होता है क्या? मति भ्रम। क्या होता है? मति भ्रम होता है। कॉलिंस डिक्शनरी ने एआई 2023 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर, जो एआई को चुना है किसने, तो ये कॉलिंस डिक्शनरी ने चुना है, कॉलिंस डिक्शनरी ने। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई के जनक के रूप में जॉन मैकेथी को जाना जाता है। रिज शब्द को चुना है किसने, तो ऑक्सफोर्ड ने चुना है। किसे? ऑक्सफोर्ड ने। अगला है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन, सही आंसर हो जाएगा डी, यूके में किया जाएगा। यूके ग्लासगो में किया जाएगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड क्षेत्र शामिल है। अगला है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंगा अभियान। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा या फूंगा अभियान शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के फूंगा अभियान का उद्देश्य है फूंगा यानी कवक शब्द का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके कवक के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? कौन सी जल संधि है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 डिग्री जल संधि। 10 डिग्री जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को भूभागों को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल कबरती और मिनिकॉय के मध्य से अलग करता है, यानी बीच से गुजरता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार राज्य का कोई तटरेखा नहीं है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और भारत में कुल 9 तटीय राज्य है। भारत में कितने तटीय राज्य है? तो 9 तटीय राज्य है। कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, मालदीव। मालदीव बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक का सदस्य देश है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। बिम्स्टेक वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। वर्ष 1997 में म्यांमार को शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर
बिम्स्टेक कर दिया गया। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, आंसर हो जाएगा बी, संस्कृत साहित्य में। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में की गई थी। भारतीय मूल की 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया कौन कौन है? तो हरगोविंद खुराना एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में प्रदान किया गया था, और एस चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। भारतीय मूल के यूके निवासी वेंकटर रमन राधाकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान का भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। माधव निदान पुस्तक संबंधित है। माधव निदान आंसर हो जाएगा ए, रोग विज्ञान से। माधव निदान आयुर्वेद का प्राचीन ग्रंथ है। इसका मूल नाम रोग विनिश्चय है। चरक संहिता, अष्टांग संग्रह आदि प्राचीन चिकित्सीय आयुर्वेदिक ग्रंथ है, और सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट है, 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? 2011 में आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की स्थापना 2011 में हुई। दक्षिणी सूडान देश अफ्रीका में स्थित है, जिसकी स्वतंत्रता 9 जुलाई 2011 को हुई। कब हुई? तो 9 जुलाई 2011 को। यह विश्व के 196वां स्वतंत्र देश तथा संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकॉक में। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में बैंकॉक में आयोजित किया गया है। हाल ही में G7 ग्रुप की बैठक की मेजबानी जापान में आयोजित किया गया था। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी देश के नांदी शहर में आयोजित किया गया था। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? लोकपाल कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में भारत के लोकपाल न्यायमूर्ति हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अभी कौन है? तो वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है ये? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और अगर बात की भारत के लेखा महानियंत्रक यानी CJ कौन है? तो श्री SS दुबे है। क्या है? श्री SS दुबे हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जो 16वां है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो आर वेंकटर मनी है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 50वां कौन है? तो वो है DY चंद्रचूड़। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 खाली स्थान के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है, और इस विभाग के अन्य अधिकारी कैग के अधीनस्थ कार्य करता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। और कैग का कार्यालय कितना होता है? तो कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट दिए गए समीकरण को हल कीजिए। एक समीकरण दिया गया है, इसे हल करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को जो है LCM ले लीजिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 - √5 इंटू 3 + √5, और ये इससे गुना हो जाएगा तो 3 + √5 के होल स्क्वायर हो जाएगा। बीच में प्लस है और ये इससे गुना हो जाएगा तो 3 - √5 के होल स्क्वायर हमारे पास तो ये आ गया। फिर इसे भी √5 - 1/√5 + 1 के ऊपर नीचे √5 - से गुना कर देंगे तो √5 - 1 इंटू √5 - 1 बटा √5 + 1 और प्लस √5 +1 नहीं +1 नहीं, ये -1 और -1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे -1 से गुना के हमारा ये निकल कर आ जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 के स्क्वायर प्लस √5 के होल स्क्वायर बटा ये एक बार जोड़ एक बार घटाव का इसे हम लिख सकते हैं कितना? 3 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? 9 - 5। और इसे लिख सकते हैं कि एक बार जोड़ और एक बार क्या है? घटाव है नीचे। तो इसे हम लिख सकते हैं √5 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा √5 - 1 के होल स्क्वायर। जब इसे और छोटा टर्म में करेंगे तो आ जाएगा कितना? 28 + 5 + 1 - 2 √5 बटा 4 बराबर हो जाएगा 17 - √5 बटा
दो, आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला ये वाला लगा है, ज़्यादा यूज हुआ है, ए माइनस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला को यूज किया गया है। अगला है, दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान ज्ञात करना है, बताना है x का उच्चतम मान। तो आइए उसे सोल्व करते हैं। 5x1 प्लस 6y प्लस 3z3 बराबर 1471 है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5x1 6y7 और 3z3। कह रहा है कि इतना होना चाहिए कि यहाँ पर 1471 होना चाहिए। तो चलिए आइए इसे जोड़ कर देखते हैं। 7 प्लस 3 प्लस 1 कितना होगा 11, 11 के 1 और बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 तो ये सही है। अब 1 प्लस x प्लस y प्लस z बराबर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें वही लाएंगे जिसे 6 3 9 9 5 कितना 14, 14 है, यानी ये सिर्फ 7 के बराबर हमें लाना है, बकाया नहीं रखना। तो हो जाएगा 7। तो यहाँ पर एक हमारे पर ये निकल गया है। x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम मान हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक इधर चला गया। तो सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि अगर x के अधिकतम मान के लिए हमको y प्लस जेड 0 लेना होगा, y 0 और z अगर 0 लेते हैं तो x का मान हमारा तभी अधिकतम निकलेगा। तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा 6 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेकरिंग कप है का योग ज्ञात कीजिए। तो 3.26 को हम लिख सकते हैं कितना 3 अब प्लस 0.26 थे, और 2.14 को लिख सकते हैं 2 माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस 0.14 रेकरिंग, और 1.33 को लिख सकते हैं कितना तो 1 प्लस 0.33। जब इसे एक बार लिखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत में माइनस है तो यहाँ भी ये माइनस में हो जाएगा, यानी 3 प्लस 0.25 माइनस 2 माइनस 0.14 और प्लस 1 प्लस 0.33 बार। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2.045 के बार। तो हमारे पास जो हो जाएगा कितना 2 प्लस 0.45 हो जाएगा तो 2.45 के बार। आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। साधारण ब्याज का कितना दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। दर बराबर एक फार्मूला होता है n-1/t इंटू क्या होता है 100 होता है। तो 3 माइनस 1/8 गुना 100 तो हो जाएगा 25%, एक डायरेक्ट है। या इस तरह भी मान के बना सकते हैं कि अगर p बराबर कितना है 100 है, a बराबर 300, t बराबर 8, तो SI बराबर कितना हो जाएगा 300 माइनस 100 बराबर 200। तो दर बराबर यहाँ से निकाल दीजिए 200 गुना 100/100 गुना 8 बराबर कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 12 वार्षिक त्रैमासिक रूप में देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध क्या होगा। तो त्रैमासिक दर बराबर क्या हो गया 12/4 यानी 3%। तो समतुल्य 6 मासिक दर कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 गुना 3/100। अब इसे डायरेक्ट समतुल्य के लिए निकालते हैं हम लोग फार्मूला, तो आंसर हो जाएगा 6.09 क्या होगा % हो जाएगा, 09% हो जाएगा। और वार्षिक समतुल्य अगर देखेंगे तो 6.09 प्लस 6.09 इसका वार्षिक समतुल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 6 माह का निकला है, प्लस 6.09 गुना 6.09/100 ये हो जाएगा 12.55%। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कितना 12.55। सुरेश एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दोनों के द्वारा 4 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कार्य कितना भाग शेष बचेगा। एक क्या कर रहा है 10 दिन में और एक कर रहा है 12 दिन में। दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है 60 होता है। इसका कार्य क्षमता 6 है, इसका कार्य क्षमता कितना है 5 है। अब दोनों 4 दिन कार्य करता है 4, तो क्या हो जाएगा 4 गुना कार्य क्षमता कितना 6 प्लस 5 11, 11 4 44, यानी 44 काम हो गया है। बचा कितना तो 60 माइनस 44 कितना हो जाएगा 60 माइनस 44 16 बच गया। अब शेष कार्य कितना भाग शेष बचा तो वो बच गया 16। अब इतने में टोटल कार्य में तो 16/60 यानी 4/15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या इसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगा। माना कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक कितना है x प्लस 4 है, तो संख्या जो हमारे पास आ जाएगा वो है 10x प्लस 4 यानी 11x प्लस 4 है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 11x प्लस 4 इंटू x प्लस 4 बराबर कितना है 370 है। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 3
एक इक्वेशन आएगा और एक आएगा 11x माइनस 59 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 3 बराबर हम 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या होगा x बराबर 59/11। हमारे पास 2x का मान आया। अब संख्या निकालते हैं। संख्या बराबर हो जाएगा 11x + 4 यानी 11 × 3 + 4 बराबर 37। हमारे पास x बराबर 3 पे ही मान आ रहा है। आंसर हो जाएगा सी। एक व्यक्ति ने 1000 में 20 दर्जन आम खरीदे, उनमें से 40 आम सड़े गले निकले और बेचे नहीं जा सकेंगे। उस 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना होगा। CP बराबर हमारे पास कितना है 1000 रुपया, और SP बराबर कितना है 1000 × 130% बराबर कितना हो जाएगा 1300 रुपया, क्योंकि कह रहा है 30% का लाभ प्राप्त हुआ। 130 निकालें। सही आमों की संख्या कितना है तो 20 × 12 माइनस 40 आम जो सड़े गले निकल गए हैं। तो टोटल कितना हो गया 200। प्रति दर्जन का मूल्य क्या होगा SP बराबर 1300/200 और गुना 12 कर देंगे, यानी हो जाएगा हमारे पास कितना 78। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 130, 305 और 245 को विभाजित करने पर 2, 1 और 1 शेष बचा है। तो यहाँ पर 130 माइनस कितना करेंगे 2 करेंगे तो 128 हो जाएगा। 305 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 304 हो जाएगा, और 245 माइनस 1 करेंगे तो 244 हो जाएगा। इन सभी को हमें क्या करना है SCF निकाल लेना है। SCF अगर 128 के गुणनखंड देखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 होगा। इसी तरह 304 के अगर हम निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 19 होगा, और 244 के अगर निकालते हैं तो 2 × 2 × 61 होगा। और इसमें से जो कॉमन है वही SCF हो जाएगा। तो एक कॉमन तो ये है, तीनों में क्या होना चाहिए कॉमन, ये हो जाएगा। तो जो अभिष्ट संख्या हमारे पास आएगा 2 × 2 बराबर 4। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि 2 भागीदार A और B ने क्रमशः 12,000 और 18,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष के अंत में 1800 का लाभ कमाया। लाभ में B को प्राप्त होने वाला हिस्सा क्या है। तो लाभ हुआ पूंजी गुना समय। A कितना लगा किया तो पूरे 1 साल किया, और B कितना किया 12,000। अब B कितना किया A भी पूरे 1 साल किया। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर अगर जोड़ा जाए इन दोनों के तो कितना हो जाएगा, रेशियो के रूप में अगर जोड़ा जाए तो ये 2 हो गया, ये 3 है तो 2x + 3x हो गया। और लाभ कितना कमा रहा है 1800 का लाभ कमा रहा है। यहाँ से हमारा x का जो मान निकल जाएगा वो 360 निकल जाएगा। तो B का हिस्सा कितना होगा, B का हिस्सा होगा 3 × 360 बराबर 1080 होगा। सही आंसर हो जाएगा A। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। इसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर जो हमारे पास होता है, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है चाल होता है। समय हमारे पास दिया हुआ है कितना 4/5, सॉरी दूरी दिया हुआ है 4/5 और चाल दिया हुआ है 45। तो 4/5 × 1/45, और उसे अगर हम सेकंड में यहाँ ऑप्शन दे रहा है तो सेकंड में निकालने के लिए क्या करना होगा 3600 से गुना कर देंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा काट पीट के 64 सेकेंड आ जाएगा। आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है रोहित अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर अंकित करके उन पर 13.5% की छूट देता है। यदि वह किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो माना कि वस्तु का जो हमारे पास क्रय मूल्य है वो कितना है, वो x है। प्रश्न में कह रहा है कि x × 100 + 30/100, क्योंकि 30% वो बढ़ा के अंकित करता मूल्य, उस पर छूट कितना देता है तो 100 में 13.5/100 यानी 13.5% की छूट देता है। तो कितना में बेच रहा है 1012.05 रुपया। बस इसे सोल्व कर देना है। x × 13/10 × 86.5/100 बराबर 101.205 1012.05। x का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900। यही हमारा आंसर हो जाएगा A। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्कों के कुल राशि 93.75 है, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का क्रमशः अनुपात 3, 4, 5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः में ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं। माना कि सिक्कों की संख्या जो है वो कितना है 3x है, 4x है और 5x है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 3x × 1 + 4x × 1/2 और प्लस जो है 5x × 1/4 बराबर कितना आ जा रहा है 93.75 से सोल्व करेंगे। 3x + 2x + 1.25 x बराबर 93.75। 6.25x बराबर हो जाएगा 93.75, x बराबर हो जाएगा 15। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा 15 45 हो जाएगा। और जो हमारे पास 50 पैसों के सिक्के तो 4 माने थे तो 4 × 15 60 हो जाएगा।
और 25 पैसे के सिक्के तो 75 हो जाएगा, 5 गुना 15 75, आंसर हो जाएगा बी। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले माना कि विक्रय मूल्य जो है कितना है, वो 100 है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 गुना 40% बराबर 40, विक्रय अभिष्ट प्रतिशत बराबर कितना होगा 100 बटा 40 गुना 100 कितना होगा 250, आंसर आ जाएगा 250 सी। किसी संख्या में 37% की कमी करने पर 315 प्राप्त होती है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या जो है वो 800 होगी। माना कि संख्या बराबर आ जाएगा x, प्रश्न में करा x गुना 100 माइनस 37 बराबर हो जाएगा 315, यानी x गुना 63% जो दी है वो हो गए 315, x का मान आ जाएगा कितना 500 रुपया। नई संख्या बराबर हो जाएगा 800, अभिष्ट प्रतिशत बराबर जो हमारे पास आ जाएगा 300 बटा 500 गुना 100 बराबर कितना 60%, आंसर हमारे पास आ जाएगा 60%। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त के संरक्षक होते हैं। कैग के पेंशन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अशोक के रुक्मिणदेयी स्तंभ संबंधित है किससे, आंसर हो जाएगा ए, बुद्ध के जन्म से। अशोक के रुक्मिणदेयी स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बुद्ध के जन्मस्थल रुक्मिणदेयी गया था। रुक्मिणदेयी एक लघु स्तंभ लेख है जिसे अशोक ने खुदवाया था। रुक्मिणदेयी नेपाल तराई क्षेत्र में स्थित है। अगला है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था न्यायिक संगठन की स्थापना। और कब किया था, तो 1793 ईस्वी में किसके नाम से किया था, तो ये किया था कॉर्नवालिस संहिता नाम से। कॉर्नवालिस संहिता के द्वारा राजस्व तथा न्याय प्रशासन की अलग कर दिया गया। कॉर्नवालिस संहिता द्वारा कलेक्टर से न्यायाधीश तक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई थी, जिन अदालतों के लिए जिला न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। अगला है निम्नलिखित में कौन सा रुहेल्ला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नजीम खान। रुहेल्ला सरदार नजीम खान अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। 1757 में अहमद शाह अब्दाली द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। अहमद शाह अब्दाली मथुरा एवं आगरा को लूटा तथा आलमगीर सेकेंड को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर एवं नजीम खान यानी नजीबुद्दौला को मीर बख्शी नियुक्त किया। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था, और इनके गुरु का नाम जो था वो बिरजानंद था। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नुआखाई किसानों का प्रमुख त्यौहार है। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस घराने से है। गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। गिरजा देवी भारतीय शास्त्रीय गायिका थी जिन्होंने मुख्यतः ठुमरी गायन को लोकप्रिय बनाया था। अगला है भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थलों को जोड़े बनाइए। चलिए आइए, यमुना को क्या है, तो है यमुनोत्री से। कृष्णा का उद्गम है जो महाबलेश्वर से है। गोदावरी का कहाँ है, नासिक से। और महानदी का जो है वो सिंहाबाद से। इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यमुना नदी बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमानी टिहरी गढ़वाल जिला से निकलती है। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य में स्थित है, कालबेलिया लोक नृत्य, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, साहूकार। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में साहूकार है। असंगठित मुद्रा बाजार में साहूकार अथवा महाजन, देसी बैंकर, चिट फंड, सराफा आदि आते हैं। मुद्रा बाजार से अल्पकालीन धन प्राप्त किया जाता है। पूंजी बाजार से दीर्घकालीन धन प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम तरल है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति न्यूनतम तरल है। अचल संपत्ति को रियल एस्टेट या वास्तविक संपत्ति कहते हैं। अचल संपत्ति के अंतर्गत घर, भूमि, प्लॉट इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित ऊपर दिनांकित चेक कहा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाले एक वरिष्ठ राजनेता एवं मंत्री थे। विंस्टन चर्चिल 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की, और 13 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। अगला है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया, सही आंसर हो जाएगा ए, अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी नमक
नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में स्थान लिए थे। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा किए और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा था। पूना समझौता महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसे कब हुआ था? 1932 में पूना पैक्ट कहा था। पूना पैक्ट यरबदा जेल में हुआ था। पूना पैक्ट के द्वारा दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने की ब्रिटिश सरकार की घोषणा को रद्द कर दिया गया था। हरिजन नाम दलितों को महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीय हरिजन संघ की स्थापना भी किए थे। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतीय कार्यों में से इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और इसका आंसर हो जाएगा डी, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न है मैथ का। 4500 की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष और 8 माह की अवधि के पश्चात प्राप्त मिश्र धन क्या हो जाएगा? कितने? 2 वर्ष और 8 माह, यानी जो हमारे पास इसे लिख सकते हैं 8/12 वर्ष यानी 2/3 वर्ष लिख सकते हैं। किसे? 8 माह को। किसे लिख सकते हैं? 8 माह को लिख सकते। तो टोटल हमारे पास जो होगा 8 माह के दर वो 12 गुना 2/3 हो जाएगा, यानी 8% हो जाएगा। अब आइए ए बराबर निकालेंगे तो P × 1 + R1/100 × 1 + R2/100 ये दूसरे साल का, फिर 1 + R3/100 जो है वो 8 महीने का। तो आ जाएगा हमारे पास कितना? 4500 गुना 112% और गुना फिर से 112% और गुना कितना? 108%, क्योंकि 8% हमें ये सोल्व करके निकला है। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 796.38। तो आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 240 है। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 135 है तो विद्यालय में लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? एक तरफ अगर हम लड़की है, एक तरफ लड़का, तो लड़का कितना है? 135, तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा? 240 - 135 यानी 105 हो जाएगा, और इधर है 135, तो रेशियो जो है 7:9 है। आंसर हो जाएगा डी। यदि एक भिन्न के अंश 80% वृद्धि की जाती है और उसके हर में 120% वृद्धि की जाती है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न इतना के बराबर होता है। मूल भिन्न क्या होगा? माना कि भिन्न कितना है? x/22 है। अब कह रहा है x का 180% बटा y का 220% हमारे पास हो जाएगा 7/22। ये प्रश्न में दिया हुआ है। x गुना 18/y/7 हो जाएगा, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा? 7/18। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर होगा। तो माना की संख्या कितना है? तो x है। अब प्रश्न में कह रहा है x + 15 जोड़ने पर हो जाएगा 1/x के मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर हो जाएगा। ये प्रश्न में कह रहा है। यहाँ से निकल जाएगा x² + 15x बराबर 100 हो जाएगा। तो x² + 15x - 100 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर x² + 20x माइनस क्या हम 5x लिख सकते हैं? 20x - 5x 15x - 100 बराबर 0। x कॉमन लेते हैं तो x + 20 और -5 कॉमन लेंगे तो x + 20 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 5 आ जाएगा और कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। धनात्मक संख्या को लेना है तो धनात्मक x बराबर 5 है। आंसर हो जाएगा सी। बड़ी से बड़ी संख्या संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 220 सेंटीमीटर, 260 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। तो सीधे से इन सबको 220 है, 260 और 300 को क्या निकाल लेना? SCF निकाल लेना, और SCF जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा? तो वो आ जाएगा 20। तो बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 20। आंसर हो जाएगा ए। 6 संख्याओं का माध्य 18 है। इसमें एक अन्य संख्या शामिल करने पर 7 संख्याओं का माध्य 20 हो जाता है। शामिल की गई संख्या क्या हो जाएगा? अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा कि पहले तो 7 संख्याओं का माध्य कितना होगा? 7 × 20, और पहले कितना था उसमें घटा देना है 6 × 18, तो ये हो जाएगा कितना? 140 - 108। आंसर हो जाएगा 32 सी। निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत के आंकड़े को दर्शाता है। आइए देखते हैं इसमें से कितने % है। तो चावल की है, यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है तो अकेले चेन्नई में चावल की खपत कितनी है? चेन्नई में कितने % है? 30% है। तो 2 लाख टन का 30% निकाल लेना है। 2 लाख टन का कितना निकाल लेना है? तो 30% निकाल लेना है। हमारे पास आ जाएगा 2 पर कितना शून्य हो जाएगा? 5 शून्य हो जाएगा, गुना 30/100, 2 कट गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 60,000 टन। कितना आ जाएगा? 60,000 टन। आंसर हो जाएगा सी। एक लड़के से एक दी गई
संख्या को इतना से गुना करने के लिए कहा गया, उसके बजाय उसने दी गई संख्या को इतना से विभाजित कर दिया। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक आया। दी गई संख्या क्या होगा? अब माना कि जो हमारे पास संख्या है वो x है। अब x बटा 5/11 माइनस x गुना 5/11 बराबर कितना? 192। ये प्रश्न में रखा गया कि अगर x को 5/11 से भागा दिया तो जो संख्या आया वो तो ज़्यादा आ गया, और उसे पहले करना था x गुना 5/11, तो हमारे पास कितना? 192 है। ये हमारे पास आ गया प्रश्न से। इसे सोल्व करेंगे तो 11x बटा 5 माइनस 5x बटा 11 बराबर 192। इसे सोल्व कर दीजिएगा। 121x माइनस 25x बटा 55 बराबर 192। तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 110। आंसर हो जाएगा ए। 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। अब परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल है की औसत उम्र 39 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगा? तो 10 वर्ष पहले पत्नी और पति की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? 42 प्लस 10 और गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी टोटल कितना? 104 वर्ष। पति, पत्नी और पुत्र की वर्तमान आयु 39 गुना 3 बराबर कितना? 117 वर्ष हो जाएगा। तब पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा 117 माइनस 104 बराबर 13 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 वर्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पुस्तकालय में हर रविवार की औसतन 502, हर शनिवार को 475, सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या क्या होगी? थोड़ा सा ये आसान है प्रश्न, लेकिन इसे कैलकुलेशन करने के लिए काफ़ी अच्छे से सोचना होगा। 30 दिनों में जो हमारे पास होता है वो कितना होता है? 5 रविवार होता है, 5 सोमवार होगा, 4 मंगलवार होगा, 4 बुधवार होगा, 4 गुरुवार होगा और 4 शुक्रवार होगा, और 4 जो हमारे पास आएगा वो शनिवार आएगा। इतना हमारे पास आएगा, और उसी से कर देना है कि 5 अगर रविवार है तो कितने आ रहे हैं? तो 502 आ रहे हैं। तो 502 गुना क्या करना है? 5 कर देना है। 502 गुना हमारे पास जो आ रहा है देखते हैं, 502 गुना 5 करेंगे क्योंकि ये रविवार का है। इसी तरह सोमवार का कितना आ रहा था? तो सोमवार होगा 5, तो ये 5 गुना कितना हो जाएगा? 340। इस तरह करके सभी को जब औसत निकालिएगा तो 385 आएगा। आंसर हो जाएगा डी। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह में वहाँ संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह को पहले अक्षर समूह से है। यानी कस्टमर को इस तरह लिखा गया। किस तरह? तो सी से -4 करेंगे तो बाई है, यू से -4 करेंगे तो एस है, एस से +4 करेंगे तो डब्ल्यू आया है, और टी से +4 किया गया है तो एक्स है, और ओ से -4 किया गया तो के है। यानी 2 बार जो हमारे पास आ रहा है वो -4 कर रहा है, 2 बार +4 कर रहा है, फिर 2 बार -4 करेगा। इस तरह का ये सीरीज है। उसी प्रकार अगर हम कॉमर्शियल को 2 बार -4 2 बार +4 करेंगे तो जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षर समूह के निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आता है। यू से क्या है? एन गया है, -7 किया गया है, और एन से जी गया है, ये भी -7। तो जी से -7 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जेड। तो पहला अक्षर तो हमारे पास निकल गया। अब दूसरे आइए देखते हैं। एस से एल गया कितना? -7, एल से ई गया है -7, ई से -7 जाएगा तो हमारे पास क्या जाएगा? एक्स। ये दोनों संख्या निकल जा रहा है, ऑप्शन हो जाएगा ए। संख्या युग्म का चयन करें जो संख्याओं को आपस में वही संबंध है। 10.3 और इतना, तो इसे को क्या करने हैं? 10.3 को 1000 से भागा देंगे तो 0.0103 आ जाएगा। 2.80 को अगर 1000 से भागा देंगे तो होगा 0.00280। आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा सी। कुछ समीकरण एक निश्चित सक्रिया के आधार पर हल किए गए हैं। इस आधार पर हल ना किए गए समीकरण के लिए सही उत्तर दीजिए। ये और ये। चलिए इसे किस तरह लिखा गया है? 73 + 17/2 करेंगे तो 90/2 बराबर 45। 68 + 40/2 करेंगे तो 108/2 बराबर 54। उसी तरह 83 + 15/2 करेंगे तो 98/2 बराबर कितना होगा? 49। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठक से है उसी प्रकार पेशेवर पत्रिका संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शोधकर्ता से है। जिस प्रकार समाचार पत्र सामान्य पाठक पढ़ते हैं और पेशेवर पत्रिकाएं शोधकर्ता पढ़ते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? आंसर हो जाएगा सी, उष्ण आर्द्र। इसकी खेती सबसे अधिक मानसूनी जलवायु वाले देशों में की जाती है। एशिया की सर्वप्रमुख फसल धान है, इसी कारण एशिया संस्कृति को चावल संस्कृति कहा जाता है, और इसका वानस्पतिक नाम ओराइजाइका सेटाइवा है। नेक्स्ट है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था 1946 के कैबिनेट मिशन। क्लेमेंट एटली ने भारतीयों की समस्या के समाधान हेतु 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की स्थापना की, जिसमें सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स,
पैंथिकलौरस तथा एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। सर पैंथिकलौरस अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे। कैबिनेट मिशन कब पहुंचा भारत? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को पहुंचा था और कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रकाशित हुआ था। मिनर्वा मिल्स एवं अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? आंसर हो जाएगा बी, वैधानिक दृष्टि से निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों की उच्चता की स्थिति प्राप्त है। 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, यानी स्वीकृति लेना होगा। आपातकाल प्रत्येक 6 माह से संसद के अनुमोदन से अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1971 में मिली। वर्ष 1971 से पूरा बांग्लादेश गणराज्य पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। यह 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना और 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासन और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किया। अगला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से हुई थी। नैम की बांडुंग सम्मेलन से, तो बिल्कुल सही है। इस सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबकी राज और राजधानी के बारे में है, तो आंसर हो जाएगा चीन। चीन का संघाई, चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी मुद्रा रॉनमिनबी है, इसलिए ये नहीं है। रूस की राजधानी मॉस्को, कनाडा के ओटावा, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा। आंसर हो जाएगा सी। एक व्यक्ति लंदन में वार्सा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वार्सा से ओस्लो और तीसरी ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा? इस तरह के अगर अब त्रिभुज बनता है तो कौन सा देश आएगा? आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है? आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में। 11वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में मिले अभिलेखों में बांग्ला लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुजराती लिपि संपूर्ण गुजरात में प्रयुक्त होती है तथा यह देवनागरी लिपि से विकसित हुई है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243E। अनुच्छेद 243E संविधान का अनुच्छेद पंचायत के अवधि को परिभाषित करता है। 243E के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। वर्ष 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को क्या किया? संतुलित किया। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान की सिफारिश किया था। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, RMSA। RMSA का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। बाकी मनरेगा, NRLM और STEP जो है ये सभी रोजगार से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा सी, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई है। प्लिनी एक प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ता थे। इनके ग्रंथों से भारत के बारे में काफ़ी सूचनाएं प्राप्त होती है। कौन सी अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदार लोकतंत्र में बदलता है, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास का महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। और 73वां में क्या था, तो पंचायती राज अधिनियम के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए जिसमें 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है। उस असंगत वर्ण समूह को चयन करना है। तो आइए देखते हैं। F से B गया है -4 है, B से X गया है -4, X से T गया है, ये भी -4, N से J गया है -4, J से F गया है -4 और F से A गया है -5, यानी ये अलग है, असंगत। तो आंसर हो जाएगा B। इसमें से भी असंगत शब्द का चयन करना है। कौशल, वजन, स्मरण शक्ति और बुद्धि में, तो आंसर हो जाएगा B, वजन। कौशल, स्मरण शक्ति और बुद्धि के सभी किसी व्यक्ति के ज्ञान और कौशल क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि वजन किसी भी वस्तु का भौतिक गुण है। नीचे 4 संख्या दिया गया, इसमें भी असंगत संख्या युग्म को चुनना है। आइए देखते हैं। 12 गुना 12 प्लस 1 अगर हम करते हैं तो 12 गुना 13 बराबर कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इससे करते हैं 14 गुना 14 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 14:210। 17 और 307 के देखते हैं तो 17 और गुना 1 18 हो जाएगा। तो इससे जब हम गुना करें 306 आ रहा है, यहाँ पर 307 है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। लाफ्टर, लाफ्टर से ग्रुंट नहीं बनाया जाता क्योंकि इसमें N है और लाफ्टर में N नहीं है। आंसर हो जाएगा A। अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। विजय का स्थान अंतिम से 36वां है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कक्षा में अरुण का स्थान कितना है, 27वां है, तथा विजय का स्थान 27 - 7 माने 20वां है और विजय का अंतिम स्थान कितना है, 36वां है। तथा कक्षा में छात्रों की संख्या 20 + 36 - 1 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। यही आंसर हो जाएगा। एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियां थी। प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे। प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स रखे हुए थे। प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें रखी थी। एक दिन 500 बॉक्स बच गए और 250 खरीदे गए। उस दिन कितनी कमीजें थी, तो आइए देखते हैं। कमीजों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 54 गुना 28 गुना 10 गुना 4, यानी टोटल 60,480। अब शेष बच गए कमीजों को प्रभावी संख्या क्या होगा, 500 गुना 4 माइनस 250 गुना 4 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2000 माइनस 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। दुकान में उस दिन कमीजों की कुल संख्या कितनी थी, 60,480 माइनस 1000 कर देंगे तो हो जाएगा 59,480। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक निश्चित कूट भाषा में यदि सिबलिंग को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ऑफिसर को क्या लिखा जाएगा, तो सिबलिंग से जो ये लिखा है +6 किया गया है, आई से वो +6 किया गया, यानी सभी को +6 किया गया है। अगर ऑफिसर में भी +6 करेंगे, +6 तो ओ का +6 यू हो जाएगा, एफ का जो हो जाएगा हमारे पास एल होगा, फिर से एफ है तो एल हो जाएगा, आई का हो जाएगा ओ। तो इस तरह एक बनेगा, उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यदि निश्चित कूट भाषा में डे केयर को 54 और जर्नी को 105 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में फर्दर को किस रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो आइए देखते हैं डे केयर को किस तरह किया गया है। टोटल जितना अक्षर होगा अल्फ़ाबेटिकली में, जैसे डी का 4 है, ए का 1 है, बाई का 23 है, सी के 3 है, ए का 1 है, आर का 18 है और ई के 5 है। तो टोटल जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 55। उसमें से 1 घटा दिया गया है, आंसर 54 लिखा गया है। अगर उसी तरह हम जर्नी को देखते हैं तो जर्नी का भी 106 आता है, उसमें 1 घटाया है तो 105 लिखा गया है। यानी सभी अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों को जोड़कर उसमें 1 घटाकर कोड किया गया है। तो फर्दर को अगर हम कोड करेंगे तो फर्दर का टोटल कितना आएगा, 94 आएगा, उसमें से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 93। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। एक कार्डबोर्ड बॉक्स में क्रिकेट में बल्लेबाजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले दस्तानों के तीन भिन्न भिन्न प्रकार के 12 जोड़े हैं। दस्तानों के एकल यूनिटों में अलग अलग करके मिला दिया जाता है। बाहर से आप दस्तानों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथों को
खानों में रख सकते हैं और एक बार में एक दस्ताना उठा सकते हैं। दस्तानों का एक पूरा जोड़ा बनाने के लिए उठाए जाने वाले दस्तानों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? कुल कितना है? तो 12 गुना 3 36 जोड़े हैं। अतः 25 जोड़े निकालने के बाद दस्तानों को एक पूरा जोड़ा अवश्य बन जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। कौन सा अक्षर समूह निम्न अक्षर श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा? तो आइए देखते हैं। W से जो हमारे पास 22 है वो +2 है, 22 से है +2 है, और A से +2 करेंगे तो हमारे पास C आएगा। A से +2 C और C से +2 है तो E है, E से +2 करेंगे तो हमारे पास आएगा G। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास B। नेक्स्ट है निश्चित कूट भाषा में मल्टीपल को इतना लिखा जाता है, उसी में रिमेनिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मल्टीपल का अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम के अनुसार सजाया गया है। किसे? आरोही क्रम का। तो ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला को रिमेनिंग को इस तरह सजाएंगे। कैसे? तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखे जाने का सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो आइए पहला कॉलम में देखते हैं। तो 6 जो है 6 - 3 और गुना 10 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 30। 9 - 5 करेंगे और इसे गुना कर देंगे 7 से तो कितना हो जाएगा? 4 × 7 = 28। तो उसी तरह 7 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 5 और कितना करेंगे तो गुना हो जाएगा? तो 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास 5। आंसर ए। घड़ी में 3:25 बजने पर घंटे और मिनट की सुई में बनने वाला कोण कितना होगा? अगर ये घड़ी है, यहाँ पर जो हमारे पास बजता है 3, लेकिन ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा क्योंकि 25 है और 25 यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच का बड़ा बनेगा 5 पे और ये रहेगा 3 और 4 के बीच में छोटा वाला। तो इन दोनों के बीच में जो बनेगा कोण, तो उसका एक फार्मूला होता है 60H - 11m/2, वो भी मोड में। तो 60 × 3 - 11 × 25/2 यानी 180/2 180 - 275/2। ये मोड में करना है तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 47.5 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है कथन को देखकर हमें वेन आरेख की पहचान करना है। कुछ जो है स्टूल वो क्या है? टम्बलर है, और कुछ टम्बलर जो है वो क्या है? ग्राइंडर है। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बी में भी इसी तरह है लेकिन TSG जो है अलग अलग तरह से लिखा गया है। नेक्स्ट है वह वेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण हाइलाइटर, स्टेशनरी और इरेजर। आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो ये क्या है? स्टेशनरी है। स्टेशनरी में हाइलाइटर प्लस इरेजर आता है तो ये हो जाएगा आंसर हमारे पास ए। जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? जफर खां। सही आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी का। जफर खां मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल काफ़ी भयभीत थे। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973-74 ईस्वी में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। केंद्रीय बजट 1973-74 को भारत के काले बजट के नाम से जाना जाता है क्योंकि बजट धारा 550 करोड़ का, बजट घाटा 550 करोड़ का था। अगला है अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास व अधिनियम कब लागू किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1859 में लागू किया गया था। हाँ, और बजट जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत ये प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि उसमें लिखा गया है केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में पेश किया जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉमेट। कॉमेट पर्वत चोटी भारत में स्थित है जो कितनी ऊंचाई है? तो 7756 मीटर ऊंचाई है कॉमेट पर्वत की। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? COP28 को नई दिल्ली में भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, गलत है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, ये सही है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, ये गलत है। आंसर हो जाएगा सी केवल बी।
पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था और यह सम्मेलन 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995 के मध्य बर्लिन में आयोजित किया गया था। COP27 का बैठक 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ और COP28 का बैठक 2023 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। और COP29वां और 30वां और 31वां का बैठक क्रमशः कहाँ होगा? तो 29वां 2024 में पूर्वी यूरोप समूह ब्राज़ील में होगा और 30वां जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा एवं 31वां जो होगा प्रशांत राष्ट्र में होगी। अगला है खाली स्थान विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना। आंसर हो जाएगा सी, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स विज्ञान में मानव जनसंख्या का आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्व 106 को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HClO4 को परक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। H2SO4 प्रबल ऑक्सी अम्ल है और उसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं H2SO4 के। और H2SO7 को ओलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलियम कहा जाता है। गुणसूत्र बने होते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, DNA एवं प्रोटीन से गुणसूत्र बने होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों क्रोमेटिड जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उस स्थान को सेंट्रोमियर कहते हैं। खाली स्थान के 3 सक्रिय रूप से रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनाइक एसिड होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप है, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनाइक। विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है। सिद्धांत डेल पी डेल एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू H/4 पाई कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बताता है कि किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिकनी पेशियाँ और हृदयक पेशियाँ। वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा एक स्पीशीज की 2 व्यष्टियों। एक स्पीशीज की 2 व्यष्टियों में साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जीव जगत को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने में अर्नेस्ट हैकेल, R.H. विटेकर तथा कार्ल बोस नामक वैज्ञानिकों का काफ़ी योगदान है। एम्फीबियनों में नहीं होता है। एम्फीबियनों में नहीं होता है। क्या नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्क। कुछ अपादीय वर्ग में यह उपस्थित होते हैं जैसे यूरियोटाइफिल्स। एम्फीबियन वे जंतु है जो जल तथा स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख में वृत्त शिक्षकों को निरूपित करता है, त्रिभुज नर्तकियों को, आयत लेखकों को। तो दिए गए आरेख में ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उसके बताए गए प्रश्न में उत्तर देना है कि उन शिक्षकों की संख्या कितनी है जो लेखक तो है किंतु नर्तक नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10 ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन में जो 10 है वो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है। वह अक्षर संख्या चुने जो यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक में आएगा। तो समान फलक में क्या है? चलिए आइए इसे हम देख लेते हैं। क्लॉकवाइज में 1 ई ए और इसमें 1 यू और 9। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा बी। यू के अक्षर के फलक के विपरीत कौन सा है? तो वो है यू। यू के अक्षर ई, आई के अक्षर यू। पल्लवी का घर पूरब दिशा के सम्मुख है। उसके घर में प्रवेश करने पर आपके दाईं ओर गैलरी मिल जाएगी और गैलरी में से 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में चलने पर बालकनी मिलेगी। बालकनी कौन सी दिशा की ओर सम्मुख है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरब दिशा में। 18 अक्टूबर 2023 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 का कौन सा दिन होगा? आइए, यदि 2 अलग अलग वर्ष, महीना और दिन एक समान हो तो साधारण वर्ष को 1 एवं लीप वर्ष को 2 दिन बढ़ जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि 18 अक्टूबर 2023 शनिवार, तो शनिवार प्लस 3 कितना हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। इधर हो जाएगा हमारे पास मंगलवार। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को रूप में पूर्ण करेगा। आंसर इसका हो जाएगा बी।
चलिए 111 नंबर के प्रश्न पे देखते हैं कि किस तरह संबंधित है। तो आइए देखिए, 12 गुना 2.5 करते हैं तो 30 हो जा रहा है, और उसके बाद 30 गुना 2 प्लस 1 कर रहे हैं तो 61 हो जा रहा है। अब ये देखना है कि 18 गुना 2.5 करेंगे कितना हो जाएगा 45, और 45 गुना 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 91। तो हमारा सी सही है। R8S का अर्थ है, एस का पिता R है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो सी। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है कि 8 मित्र इस तरह वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र पर बैठा हुआ। जब इस प्रश्न को पढ़िएगा और एक एक कर इस वृत्त के अनुसार रखे जाइएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर ई होगा, एफ होगा, ए होगा, एच होगा, बी होगा, सी, डी और जी होगा। और इसी अनुसार आपका अगर वृत्त बना है तो सही है, और आंसर हो जाएगा कि कौन सा व्यक्ति बी के बाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। तो बी के बाईं ओर एकदम बैठा हुआ है कौन है, तो वो है एच। आंसर हो जाएगा सी। निम्न अक्षरांकीय श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो 5 से 7 गया है +2 है, 7 से 2 +2, 9 से 11 +2, 11 से +2 करेंगे तो 13 हो जाएगा। ए से बी गया है +1, बी से डी गया +2, डी से जी गया है +3, और जी से जो हमारा जाएगा +4 हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 13 के। सही आंसर है टी। श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगा। 2 गुना 7 करेंगे 14, 14 गुना 7 करेंगे 98, 98 गुना 7 करेंगे 686 आ जाएगा। आंसर हमारे पास ए। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या सही हो जाएगा। अफ्रीका के ज़्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है। लोगों को अच्छा और स्वस्थ भोजन खाने के लिए कहा जाना चाहिए। नहीं, कहने से नहीं होगा, इसे सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा एक सही। तो केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है। अफ्रीका के ज़्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित है, इसलिए कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार की तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है। अगला है, किसी चलती हुई रेलगाड़ी में आप देखते हैं कि कुछ ग्रामीण अपनी इच्छा अनुसार स्थान पर उतरने के लिए जंजीर खींचते हैं, आप क्या करेंगे। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कुछ सह यात्रियों की सहायता से उनसे ऐसा करने से रोकेंगे, यही सही आंसर है। आकृति में रीजु रेखाओं का न्यूनतम संख्या कितनी है। रीजु रेखाएं मतलब सीधी रेखाएं का, इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी। 12 सीधी रेखाएं हैं। आप इस तरह देख सकते हैं कि मान लिया कि ए बी इसको मानेंगे, यहाँ पर ए और बी, तो ये सीधी रेखा है, तो ये ए बी है। उसी तरह अगर मान लिया कि हम बी सी इसको मानते हैं यहाँ पर सी, तो ये जो है वो सीधी रेखा है बी सी। ये सब मिलाकर आप उसे काउंट कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आ रही है। आइए देखते हैं, 6 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर करते हैं तो 6 6 36 40 हो जा रहा है। उसी तरह 3 3 9 4 4 16 25 हो रहा है। 8 8 64 प्लस 36 कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 100। आंसर हो जाएगा ए। दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, इसमें इसके आधार पर सत्य क्या है वो देखना है। तो एक हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित में किसकी कमी से वर्णनात्मकता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा बी। विटामिन ए की कमी से ये सब कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है और वर्णनात्मकता के। 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेड़ पर 4 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक बल होगा। एम जो दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है, और भी जो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। क्योंकि पिंड नियत वेग से गतिमान है, अर्थात 4 मीटर पर सेकेंड में पिंड का त्वरण जो शून्य ए होगा वो 0 हो जाएगा। तो एफ बराबर होता है एम में बराबर यानी 0 होता है। जड़त्व के गुण के अनुसार पिंड पर कोई बल कार्यरत नहीं है तब पिंड यथावत रहता है, अर्थात यदि पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बना रहता है, यदि पिंड गतिमान में है तो गतिमान ही बना रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 न्यूटन। तत्व ABCD और E के परमाणु क्रमांक इतना है तो तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा सी। A तथा C समान है, क्योंकि
वे तत्व जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है समान समूह से संबंधित होते हैं। तो तत्व ए में जो है हमारे पास कितना है 9 दिया हुआ है, तो इसका संयोजी 2 और 7 है। और सी में जो हमारे पास आखिरी में क्या है 7 है। सी में क्या है 17 दिया हुआ है, तो इसका होगा 2 8 7 होगा, तो इसमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन साथ ही हैं, तो दोनों सेम है, तो ए तथा सी सेम है। निम्नलिखित में कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ICANN एक गैर लाभकारी निजी संगठन है और इंटरनेट का प्रबंध निकाय है। WW का भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट है शक्कर के इस परिवर्तन में होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण होता है। इस तरह के परिवर्तन में क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। C12H22O11 प्लस 12O2 टूटता है 12CO2 प्लस 11H2 में, H2O में 11H2O में। नेक्स्ट प्रश्न है कि यौवनावस्था पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। तो जनन कोशिकाओं का निर्माण सही है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव ये भी सही है, अपरा का विकास नहीं होता है, एस्ट्रोजन का स्राव नहीं होता है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा तीसरा और चौथा, क्योंकि यह प्रश्न पूछ रहा है नहीं में। निम्नलिखित में कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा ए, एल्कोहल और ग्लूकोज विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। एल्कोहल और ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक जो होता है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। किसी भी भौतिक के विद्युत सुचालक होने के लिए आवश्यक है कि यौगिक में मुक्त आयन उपस्थित हो। अगला प्रश्न है गलत वाक्य चुनिए, तो आंसर हो जाएगा डी, मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, ये गलत है। एक कोशीय यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, सही है। हिटेकर द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया, सही है। मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है, कोलाइड का गुण नहीं है, आंसर हो जाएगा बी, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। कोलाइड के गुण है, जिसे कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अब कोनों जो इसके कणों का आकार होता है 10⁻⁻9 मीटर से लेकर 10⁻⁻7 मीटर तक के बीच होता है। कोलाइड पर्याप्त अस्थायी होते हैं, कोलाइड से गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित कर देता है। रो प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग को प्रतिरोधकता कितनी होगी। इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो रो प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटेगा, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता जो है वो रो ही रह जाएगी। प्रतिरोधकता केवल तापमान एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए, संकुचित होगा। स्प्रिंग जो है वो संकुचित होगा। प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, सही आंसर हो जाएगा सी, सतत वर्णपट। प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है सतत वर्णपट। सतत वर्णपट में रंगों को लगातार क्रम होता है। वर्णपट पर रंगों का क्रम क्या है, तो होगा VIBGYOR, विव्या ग्योर करके याद आप कर सकते हैं। पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों में केवल अजैवनिकरणीय वस्तुएं शामिल है। इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा पॉलीथीन, प्रक्षालक, PVC, प्लास्टिक, बेकेलाइट और DDT। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन अपरदन को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कवकीय एंजाइम। कवकीय एंजाइम अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है, आंसर हो जाएगा ए, एम्फेसेमा। एस्बेस्टस के कारण एम्फेसेमा रोग होता है। कोयले के धूल कण से एंथ्राकोसिस होता है। सिलिका के धूल से सिलिकोसिस होता है। लौह कण के धूल से सिडिरोसिस या लौहमयता होता है। और गन्ने की धूल से बेगासोसिस रोग होता है। यदि दर्पण की आकृति दाईं ओर रखा गया तो दी गई आकृति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 2 कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है, यानी प्रश्न जो है वो कथन और निष्कर्ष का। आइए देखते हैं। सभी दुकानें पार्क है, अगर हम इसे
दुकानें मानते हैं, तो कह रहा है सभी दुकानें जो है वो है पार्क है। प्रश्न में कह रहा है कुछ दुकानें स्कूल है, यानी कुछ दुकानें जो है वो स्कूल है, तो वो पार्क भी कुछ में भी होगा ही। तो कुछ पार्क स्कूल है, बिल्कुल सही है। कोई स्कूल पार्क नहीं है, गलत है। कुछ पार्क है दुकानें हैं, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। अगला प्रश्न फिर से कथन और निष्कर्ष के, कुछ डायरी पुस्तकें हैं। ये जो हमारे पास है वो डायरी है, बोल रहा है कुछ डायरी जो है वो है पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं। और कुछ पुस्तकें रजिस्टर्ड है, यानी ये जो है हमारे पास आ रहा है वो है रजिस्टर्ड है, रजिस्टर है। तो कुछ रजिस्टर्ड डायरी हैं, तो ये हमारे पास सही नहीं है, गलत है। सभी रजिस्टर्ड डायरी है, ये भी गलत है। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है। अब अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरह आएगा ये देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सुधा और राधा शतरंज खेलने की मानक व्यवस्था में बैठकर शतरंज खेल रहे। सुधा ने ध्यान दिया कि उसकी घड़ी में घंटे वाली सुई 6 बजे का समय दर्शा रही, यह उत्तर पूर्व दिशा में है। तो राधा की घड़ी में घंटे वाली सुई की दिशा क्या होगी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिम में। सुधा और राधा शतरंज खेल रहे हैं, शतरंज विपरीत दिशा में बैठकर खेला जाता है। जब सुधा की घड़ी में 6 बजा है तो सुई उत्तर पूर्व दिशा में दर्शा रही, यानी राधा सुधा की विपरीत में बैठी है, तो सुई भी उत्तर पूर्व के विपरीत अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा में ही दर्शाएगी। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। 142 नंबर वाला, कागज के निम्न आकृतियों के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, तो कागज खोलने पर कैसा दिखेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी। सही विकल्प का चयन करें, पैटर्न के अनुपस्थित भाग को पूरा करें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। यदि दर्पण की दी गई आकृति दाईं ओर रखा जाए तो आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें, तो इसका जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा आएगा? इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, एस आएगा। उस विकल्प के आकृति का चयन करो जो दिए गई आकृति को स्थापित नहीं करते हैं घुमाने पे। आंसर हो जाएगा ए। निम्न चित्र में पंचभुजों की गणना करना है। इनमें से पंचभुजों की गणना करना है, तो कितने पंचभुज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। गणितीय चिन्हों को सही संयोजन करिए, तो गणितीय चिन्ह क्या करेंगे तो ये हमारा समीकरण सही संतुलित होगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। दो संख्याओं का स्थान परस्पर बदलने में दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह को दर्शाया गया है, इसमें लिखना है डूर को एक के लिए संख्या समूह पहचानना है किस तरह। तो अगर हम डी को लिखेंगे तो क्या होगा? डी कहाँ है? 57 पे है, 59 पे है, 76 पे है, 88 पे है और 95। 57 इस तरह लिखा गया है कि एक अगर हम 5 है और साथ है यहाँ पे डी है, और एक 69 पे है, तो 69 को देखना ये 6 और 9 यहाँ पर है, और एक यहाँ पर डी है, एक यहाँ पे डी है और एक यहाँ पे डी है। उसी तरह सभी को ओ को भी लिख देना है, यहाँ भी ओ को भी लिखा है यहाँ पे, और जो सबसे कॉमन है और इसमें ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो है डी। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ये था बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म बुक का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।